प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र में बीए पाठ प्रथम में हमने पूर्ववर्ती टॉपिक अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे गुप्त काल के पतन के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, शासन के साथ उत्थान और पतन एक प्रकृति प्रदत्त प्रक्रिया है जो जिसका जन्म हुआ है उसका अवसान भी होगा। ये प्रक्रिया शाश्वत है और इसी की योजक कड़ी के रूप में एक विशाल प्राचीन कालीन गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो आज हम गुप्त काल के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। गुप्त काल के पतन के कारणों में निम्नलिखित तत्वों को समाहित किया गया है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, लेकिन सुविधा के लिए उन्हें राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों में विभक्त किया गया है, जिससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे कौन कौन से राजनीतिक कारण थे जिसे गुप्त काल का पतन हुआ, वे कौन कौन से प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे जिसके कारण एक विशाल समृद्ध गुप्त साम्राज्य अवसान की ओर अग्रसर हो गया। जब हम ये जानकारी करेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की पता चलेगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए राजनीतिक कारण यानी कि दुर्बल शासक और साम्राज्य पर आक्रमण। शासक दुर्बल थे, साम्राज्य पड़ोसियों का आक्रमण होते। हुण मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी जो गुप्तों के समय में भारत की पश्चिमी सीमा को अनारक्षित पाकर हुणों ने अपना दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया। इनका आक्रमण कुमार गुप्त के प्रथम के समय में हुआ था। स्कंद गुप्त ने युवराज और शासक के रूप में हुणों को हराया और उन्हें आगे बढ़ने से रोका। स्कंद गुप्त के बाद हुण सरदार तोरमान ने अपने सैनिक अभियानों द्वारा आरंभ किए और गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर उसे मालवा तक अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। हालांकि स्कंद गुप्त ने हुणों को हराया था, इसलिए उसे हुण हरिणकेसरी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम का अभाव था। पारिवारिक कलह एवं गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी आंतरिक कलह के कारण भी है गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त आरंभ में तो शक्तिशाली था, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी शक्ति क्षीण होगी। इस प्रकार हुण आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के दिन पूरे कर दिए, यानी हुण आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया है। पहला पॉइंट। दूसरा है प्रशासनिक दुर्बलता, सामंती संघीय व्यवस्था। यद्यपि गुप्तों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तथापि वे इसे एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा नहीं प्रदान कर सके। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दुर्बलता थी उनका संघीय सामंत संगठन। गुप्त शासकों ने जिन क्षेत्रों पर अपनी सत्ता स्थापित की उसमें बहुत कम पर ही सीधा प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। अधिकांश क्षेत्रों को गुप्तों ने अपने अधीनस्थ शासकों या सामंतों को प्रशासनिक स्वायत्ता देकर सौंप दिया। फलतः गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार करने के बावजूद अधीन राजाओं की वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही समुची व्यवस्था तभी तक सुचारू रूप से रही जब तक कि सम्राट शक्तिशाली थे। जैसे ही सम्राट दुर्बल हुए, इन सामंतों ने अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए कहा जाता है, गुप्त काल में कहावत है, दुष्ट अमात्या अहम पराभवम कुर्वन्ति, यानी दुष्ट अमात्यों ने हमारा पराभव कर दिया, हमें समाप्त कर दिया। इस प्रकार की बात कई बार अमात्य का मतलब जो प्रांत के गवर्नर होते थे उन्हें कहा जाता था। गुप्त काल में सरकारी पदों पर नियुक्त करते समय योग्यता का ध्यान ही रखता था। एक ही व्यक्ति के हाथों में एक से अधिक महत्वपूर्ण पदों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति, राजकीय पदों के वंशावृत बनने की प्रवृत्ति एवं अधिकारियों को नकद वेतन न देकर जमीन देने की प्रथा के कारण इन अधिकारियों का निजी स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो गया था। सामंतों की तरह अधिकारी भी मौके की ताक में रहते थे। राजा की शक्ति कमजोर पड़ती, अनेक प्रांतीय शासक और सैनिक अधिकारियों ने स्वयं अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। इस प्रकार से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होने लगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक कारण। भूमि पर दबाव बढ़ना। आर्थिक कारणों से भी गुप्त साम्राज्य के विघटन में सहायता पहुंची। इस युग में भूमिदान की प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। किसान, कारीगर सभी जमीन में बंध गए, उनकी गतिशीलता समाप्त हो गई। इस व्यवस्था का बुरा प्रभाव उद्योग धंधों, व्यापार और वाणिज्य एवं नगरों पर पड़ा। अनेक पुराने व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र नष्ट हो गए। इसका दुष्परिणाम मुद्रा व्यवस्था पर भी पड़ा। सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। इससे विदेशी व्यापार
भी प्रभावित हुआ। राज्य भी आमदनी का स्रोत भी घट गया। जहाँ मौर्य शासक कृषि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त करते थे, वहीं गुप्तों को मुख्यतः कृषि पर भी ही आश्रित रहना पड़ता था। इस कारण राज्य की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। फलतः सोने के सिक्कों में स्वर्ण की मात्रा कम होने लगी। एक सुदृढ़ आर्थिक आधार के अभाव में साम्राज्य अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। अंत में और लास्ट टॉपिक है धार्मिक नीति का प्रभाव। राजनीति पर धर्म का प्रभाव हो गया। आरंभिक गुप्त सम्राट जो ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म के पोषक थे, चक्रवर्ती राजा के आदर्शों के अनुरूप शासन करते थे, परंतु कुमारगुप्त के समय से गुप्त शासक बौद्ध धर्म से ज़्यादा प्रभावित होने लगे। वे चक्रवर्ती राजा के आदर्शों को भूलकर अपना अधिकांश समय दान पुण्य में व्यतीत करते थे। अनेक राजनीतिक आदर्शों में भी बदलाव आ गया। इसने गुप्त सम्राटों युद्ध प्रीता जो साम्राज्य की सुरक्षा स्थायित्व के लिए आवश्यक थी, नष्ट कर दिया। बौद्ध संस्थाओं को अधिक दान देने से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। बौद्ध विहार धन संग्रह एवं भ्रष्टाचार के केंद्र भी बन गए। इन्होंने समाज सहज ही आक्रमणकारियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ साथ गुप्त साम्राज्य भी आक्रमणकारियों का निशाना बने और इसमें विघटन की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस प्रकार इन संपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि गुप्त काल के पतन का एक कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं होकर के इन समग्र कारणों को हम पतन का महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। धन्यवाद।